Hello everyone. Today we are going to learn the new chapter of science, that is chapter number 3, properties of natural resources. In this chapter we are going to learn what are the different properties or what are the different characteristics of our natural resources. First of all, what are the natural resources? We have studied in the standard 6th already. So before starting it, let's recall what we have studied about the natural resources. Natural resources are the resources which are available naturally on the earth. So what are our natural resources? There are the three natural resources, that is air, water and land. Okay, so moving further, first we are going to learn part 1, that is what are the properties. It means what are the characteristics or what are the gun. Properties means gun. What are the characteristics of the air we are going to learn in this chapter, in this part 1. Okay, so what are the properties of air? First property of air is that air has weight. एयर के पास अपना खुद का वजन है. कैसे पता चलेगा क्यों उसके पास अपना वजन है? कैसे पता चलता है? क्योंकि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है. एयर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से भरा पड़ा है. एज हमने सीखा है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो बहुत सारे गैसेस होते हैं. गैसेस में डिफरेंट मैटर्स भी प्रेजेंट होते हैं. मीन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ तो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, तो उस मदद से क्या होता है, उससे मास और वेट तैयार होता है. बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए है ये वाला. इसमें क्या दिया है देखो, इसमें क्या दिया है देखो, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉ दिया है. उस स्ट्रॉ में दो बलून, फुगाए हुए बलून ऐसे स्ट्रॉ में रखे थे, मतलब दोनों बैलेंस थे. उसमें से एक को उन्होंने बर्स्ट कर दिया, फोड़ दिया. तो क्या दिखा, जहाँ पे एयर है वो वाला बलून स्लैंटेड है और जहाँ पे एयर नहीं है वो वाले बलून ऊपर चला गया. मतलब इससे हमें पता चलता है कि एयर में जब गैसेस प्रेजेंट होते हैं तो उसमें मैटर प्रेजेंट होता है और उसी मैटर को मास और वेट के नाम से जाना जाता है. इसलिए एयर का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एयर के पास वेट है. क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिख रही है आपको इसमें, कि एक आदमी है या फिर एक बच्चा है. वो क्या कर रहा है, वो सिरिंज रहती है ना डॉक्टर्स के पास, सिरिंज सुई लगाने के लिए. वो सिरिंज को वो क्या कर रहा है, देखो ये सिरिंज का ये होल है और इसको हम पिस्टन कहते हैं. तो जब हम ऐसे पिस्टन को खींचते हैं तो क्या होता है, इजीली सब हवा अंदर आ जाती है. लेकिन जब हम अपना थंब इस वाले होल पे रख के फिर हम पिस्टन को खींचते हैं तो क्या होता है, हमें पहले से ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. राइट? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल, सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कांस्टेंट मोशन. देन दीज मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक अ बॉडी, दे क्रिएट प्रेशर ऑन द बॉडी. दिस इज द प्रेशर ऑफ द this is the pressure of the air that we called atmospheric pressure. This is we called as atmospheric pressure. Okay, तो क्या दिया है कि देखो जो भी गैस, एयर मतलब बहुत सारे गैसेस से भरा पड़ा है. राइट? सो एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं. कांस्टेंट मोशन मतलब वो एक धीरे 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 मोशन में रहते, स्लो मोशन में वो रहते हैं. जब ये मॉलिक्यूल्स किसी बॉडी मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो वो क्या क्रिएट करती है, उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर क्रिएट करती है. और इसी एयर वाले प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ठीक है? तो एक काम कीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा. नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन. देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एयर में. फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था पिस्टन मतलब सिरिंज का, अगर उस एक्ट को मतलब उसी होल में
थंब रख के हम कौन से भी डायरेक्शन में उसको पिस्टन को खींचेंगे तब प्रेशर तो हमें एक ही लगेगा ना। ऐसा है कि नॉर्थ में करेंगे तो कम प्रेशर लगेगा, ईस्ट में करेंगे तो कम प्रेशर लगेगा, या फिर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ऐसा थोड़ी ना है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम है, क्योंकि एयर हर डायरेक्शन में इक्वल है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर का मतलब एयर प्रेशर किस वजह से होती है, समझा? मतलब एयर प्रेशर किस कारण होती है वो। तो क्या दिया इधर, विंड्स आर एन इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर। विंड्स की वजह से एयर प्रेशर में डिफरेंस आती है। विंड्स मतलब क्या, जब हवा ब्लो करती है, जब हवा ब्लो करती है तो उस ब्लोइंग एयर को हम विंड्स कहते हैं। एज हमने सीखा है, आपने ज्योग्राफी में सीखा रहेगा कि जब एयर गर्म हो जाता है, राइट, तो एयर लो हो जाता है। मतलब जब एयर हॉट रहता है तब वो लो प्रेशर में रहता है, और जब एयर ठंडी रहती है तब वो हाई प्रेशर पे रहती है, राइट। तो जब हवा गर्म हो जाती है, मतलब जब वो लो प्रेशर में आती है तब हाई प्रेशर, सपोज ये लो प्रेशर वाला एयर है और ये हाई प्रेशर वाला एयर है, ठीक है। जब ये लो प्रेशर, मतलब जब ये एयर गर्म हो जाता है तब ये लो प्रेशर वाला बेल्ट इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है और ये हाई प्रेशर वाला बेल्ट नीचे आ जाता है। जब ये प्रोसेस चलता है ना तब हमें हल्का हल्का ब्रीज फील होता है। ब्रीज फील होते हैं मतलब ऐसा हमें लगता है कि हवा चल रही है, उसे ही हम विंड्स कहते हैं। और विंड्स की वजह से ही एयर प्रेशर में ये डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखो लोअर प्रेशर मतलब एयर का जो ये बढ़ता है, क्या बोलते, देखो लो प्रेशर में क्या दिया कि मॉलिक्यूल्स मतलब एयर इवेपोरेट हो रही है, और हाई प्रेशर में क्या दिया कि हाई प्रेशर नीचे आ रहा है और उसमें मॉलिक्यूल्स है, वो कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये हाई प्रेशर बेल्ट है, इसमें सब कुछ जमा होना ही है, समझा? नेक्स्ट, कौन से कारण है एयर प्रेशर के लिए, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स है। देखो अभी इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ग्लास के बाहर कलेक्ट हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ग्लास के अंदर क्या है, बहुत सारे आइस क्यूब्स भरे पड़े हैं, ठीक है। ग्लास के बाहर का जो सराउंडिंग है एयर का वो गर्म है, ठीक है। जैसे जैसे वाटर वेपर मतलब एयर में जैसे जैसे वाटर वेपर कूल हो रहा है वैसे वैसे देखो जो भी एयर ग्लास के अंदर है वो गर्म है। मतलब सराउंडिंग में जो क्या बोलते हैं, सराउंडिंग में जो एयर है, जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को कोल्ड होने के लिए बर्फ़ कोल्ड कर रहा है। तो ग्लास के अंदर जो भी टेम्परेचर है मतलब हॉट टेम्परेचर रहेगा सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो बर्फ़ क्या कर रही है, उसको कोल्ड कर रही है। मतलब वाटर वेपर जो भी एयर में है वो उसको कूल कर रही है, और जब भी वो कूल कर रही है ना तो वो एयर क्या हो रहा है, वो कंडेंस हो रहा है। मतलब बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और वो वाटर बाहर जमा हो रही है। ऐसा क्यों होता है, सब पता है? क्योंकि ग्लास के अंदर और हमारे मतलब ग्लास के अंदर और ग्लास के सराउंडिंग में क्या है, ह्यूमिडिटी है। क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी का बेस्ट एग्जांपल जब सन स्काई में नहीं होता, मतलब जब बहुत सारे क्लाउड्स सन को ढक देते हैं पर तभी भी हमको गर्म फील होता है। मतलब जब आपने एक चीज़ देखी रहेगी, जब सन क्लाउड से ढके हुए रहते तब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि सन रेज हम पे नहीं गिरती, राइट। तो वाटर वेपर सब स्टोर होके ऊपर जाता है क्लाउड्स में, और वही वाटर वेपर क्या होता है फिर हमको ह्यूमिडिटी देता है। इसको हम इसलिए आप देखोगे सुबह सुबह उठ के कि आपको क्या फॉग दिखाई देगा। फॉग मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉग दिखाई देगा, वैसे धुआं धुआं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको ही हम इस फॉग को ही हम ड्यू कहते हैं। और ये ड्यू क्यों होता है? ये ड्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है। इसमें एक और ये है कि देखो जब रात होती है या फिर जब सूरज ढलता है तब टेम्परेचर क्या हो जाता है, एयर में जो भी टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, मतलब वो कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है। और
वाटर वेपर को होल्ड करने के लिए उसकी कैपेसिटी लो हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए ज़्यादा वाटर वेपर क्या होता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम सुबह क्या देखते हैं, फॉग यानी कि ड्यू, सॉरी हाँ ड्यू देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक आंटी या फिर एक लड़की है, वो क्या कर रही है, वो बारिश के टाइम, मतलब उसके घर के बाहर बारिश गिर रही है, ठीक है, मतलब वो रेनी सीज़न है और वो टेंशन में आ गई है कि मैं कपड़े किधर सुखाऊं, क्योंकि बारिश का मौसम है, कपड़े सूखेंगे नहीं तो मैं किधर सुखाऊं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक लड़की कपड़े सुखा रही है और रेनी सीज़न नहीं है, समर सीज़न है, और वो खुशी से क्या कर रही है, कपड़े सुखा रही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि बारिश के मौसम पे कपड़े लेट सूखते हैं और समर के टाइम पे कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो देखो वाटर वेपर, देखो द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून इन कोस्टल एरियाज, एज अ रिजल्ट वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। देखो मॉनसून के टाइम पे क्या रहता है, वाटर वेपर जो एयर में रहता है, एयर में जो भी वाटर वेपर रहते हैं वो मॉनसून के टाइम पे ज़्यादा रहते हैं, खासकर कोस्टल एरियाज पे। कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के किनारे पे, क्योंकि देखो मॉनसून है बराबर, तो वाटर वेपर क्या होगा, डैम्पनेस, हमें ह्यूमिडिटी और डैम्पनेस फील होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे हवा पे ज़्यादा वाटर वेपर होती है, इसके लिए हमें डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी फील होता है। देखो ये गिवन कंडीशन जो आपको दिख रही है ना, इसमें फर्स्ट पिक्चर में क्या है और सेकंड पिक्चर में क्या है। सेकंड पिक्चर में देखो इजीली एयर में वाटर वेपर ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्या कर रही है, इसलिए एयर क्या कर रही है, कपड़ों में से वाटर वेपर को खींच रही है और अपने अंदर स्टोर कर रही है मॉनसून के लिए। और इधर ऑलरेडी मॉनसून है, राइट, तो मतलब एयर पूरा वाटर वेपर से भरा पड़ा है, तो वो कपड़ों में से वाटर वेपर धीरे धीरे निकाल रही है, इसलिए मॉनसून में कपड़े सूखने को ज़्यादा टाइम लगता है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इन समर वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली बट इन द रेन्स दे डू नॉट, वाई इज दिस सो इसका आंसर ये है, ये 3 लाइन्स में इसका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, देखो एयर जो है वो वेरी फाइन पार्टिकल्स का मिक्सचर है, एयर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिक्सचर है, जैसे कि गैसेस, डस्ट, स्मोक और मॉइस्चर का मिक्सचर क्या है, एयर है, ठीक है। जब सन की रेज या फिर सन की लाइट, ये माइन्यूट, इसे हम पढ़ेंगे माइन्यूट, माइन्यूट मतलब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जब सन की रेज या फिर सन की लाइट गिरती है, तो सन की लाइट क्या करती है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्प्रेड कर देती है, सब डायरेक्शंस में उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्प्रेड कर देती है। और ये एक नेचुरल फेनोमेना मतलब घटना, इस नेचुरल घटना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन, वीडियो स्टॉप करके इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। देखो देखो क्या है, इधर एयर है, ये पूरा क्या है हमारा, एयर है, ठीक है। एयर हमने क्या पढ़ा था कि छोटे छोटे पार्टिकल से भरा पड़ा, उसमें गैस, स्मोक, डस्ट सब आ गए, ठीक है। तो जब सन की ये जो रेज है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जब गिर रही है ना, तो ये क्या हो रही है, वो सनलाइट, वो जो लाइट है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन स्प्रेड कर रही है, और इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है कि 1726 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डैनियल बर्नौली, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल लिखा है या फिर बताया है कि एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और जब एयर का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब क्या है, देखो उन्होंने क्या कहा है कि जब एयर का प्रेशर कम होता है, जब एयर का प्रेशर कम होता है मतलब एयर जब लो प्रेशर में रहता है,
ठीक है। तब क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है मतलब ब्रीज ज़्यादा होता है, विंड तेज़ चलती है। क्यों ऐसा? क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाने के लिए तो विंड को एक्सचेंज होना पड़ेगा, इसके लिए उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है जब एयर का प्रेशर लो रहता है। और जब एयर का प्रेशर इंक्रीज मतलब जब एयर का प्रेशर क्या बोलते हैं, जब एयर का प्रेशर हाई प्रेशर में रहता है, हाई मतलब हाई प्रेशर मतलब कोल्ड, ठीक है। तो जब एयर का प्रेशर कोल्ड में रहता है तब उसकी वेलोसिटी मतलब हम ब्रीज कम महसूस करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से हाई प्रेशर कौन जाएगा, वो ऑलरेडी हाई प्रेशर है, राइट। तो इसके लिए बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब एयर का प्रेशर ज़्यादा कम होता है तब उसका ब्रीजिंग या फिर वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, जब एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है तब उसकी वेलोसिटी कम रहती है, ठीक है। देखो ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये पिक्चर है ना बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो एक ग्लास है, एक ग्लास में दो स्ट्रॉ लगेंगे आपको, एक स्ट्रॉ आपको पानी के अंदर रखना है और एक साइड में रखना है, ठीक है। आपको स्ट्रॉ को ऐसे रखना है कि वो बॉटल पे मतलब वो ग्लास पे ऐसे खड़ा ऐसे स्टैंडिंग में रहे। फिर आपको क्या करना है, ये वाले स्ट्रॉ से आपको ब्लो करना है, फूंक मारनी है। फिर जब आप फूंक मारोगे तब एयर एकदम तेज़ी से जाएगा, ठीक है। और जब ये एयर एकदम तेज़ी से जाएगा तब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और ये पानी से फाउंटेन जैसे बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉ जो है वो बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। देखो पहली बात जो है, अर्थ जो है वो सन से एनर्जी रिसीव करती है। कैसे एनर्जी रिसीव करती है, सन से हमें क्या मिलता है, लाइट मिलती है और हीट मिलती है। तो लाइट और हीट को हम एनर्जी कह सकते हैं, मतलब अर्थ को सन से लाइट और हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है। हमारे एयर मतलब एयर, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर, एक मिनट, हाँ, the constituents of air, the earth, such as water vapor, carbon dioxide, absorb a part of this heat and give it to the other constituent of air। मतलब क्या है, एयर जो हमारे बाजू में है, मतलब अर्थ के आजू बाजू में जो भी एयर है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो क्या दिया है इधर एक्चुअली में, अर्थ के आजू बाजू मतलब अर्थ के सराउंडिंग जो एयर है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी हीट या लाइट हमें सन से मिलती है उन्हें वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब चीज़ वो दूसरे एयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं या फिर देते हैं। इसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो गर्म रहता है और जिसकी वजह से हम अर्थ पे लिविंग वर्ल्ड देख सकते हैं। अगर अर्थ पे हवा नहीं रहती तो क्या होता, तो अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड का मतलब क्या है कि साउंड कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रैवल होता है। ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर। जो भी हम साउंड सुनते हैं, देखो आप भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अभी वो तो रिकॉर्डिंग चल रहा है वो बाद में छोड़ो। जब आप किसी चीज़ से कॉन्वर्जेशन करते हो तब आपको जो भी आवाज़ आपके सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है वो आपके आजू बाजू में जो एयर है ना, उस एयर की वजह से आप तक वो आवाज़ पहुंचती है, ठीक है। फिर देखो, द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। देखो एयर की डेंसिटी भी देखो जैसे जैसे एयर की टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं। इसके लिए विंटर में एयर की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और विंटर में एयर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम दूर से जब ट्रेन का कोई विसल मारता है ना तभी भी हम क्लियरली उस विसल को सुन सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में। ऐसा क्यों है, क्योंकि एयर की डेंसिटी ड्राई वेदर यानी कि विंटर में क्या है,
ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार एयर के डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं। और एक मेन चीज़ है, एयर इज़ यूज़फुल एज मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। एयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो ये पिंक वाले लाइंस नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, हेडिंग डालना है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम अब तक हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर तक पढ़े। अभी हम का स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पढ़ेंगे, मतलब वाटर के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इधर क्या दिया है देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वाटर अकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस, वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैज़ अ वॉल्यूम। देखो इधर क्या दिया है कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट है, पानी एक लिक्विड स्टेट है और वो एक ऑर्डिनरी कंडीशन में रहती है, क्योंकि वो एक फ्लूइड सब्सटेंस है। फ्लूइड सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस को तुम किसी भी यूटेंसिल या फिर किसी भी वेसल में डालो तो वो उसी शेप का हो जाता है, उसको हम फ्लूइड सब्सटेंस कहते हैं। देखो वाटर के पास अपना खुद का शेप नहीं है, पर उसके पास उसकी वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, इधर देखो आप क्या देख रहे हो कि पानी में हमने बर्फ़ रख, एक ग्लास है उसमें पानी भरा है और उसमें बहुत सारे बर्फ़ है, ठीक है। अभी ये बर्फ़ पानी में फ्लोट क्यों कर रहे हैं, ये बर्फ़ पानी में फ्लोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब पानी जो है, जब वो पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है तब क्या होता है, तब वो अपने मतलब वो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है। जब हम उसको फ्रीजिंग मोड में डालते हैं तब उसका नॉर्मली सब लिक्विड सब्सटेंस की तरह उसकी डेंसिटी कम होती है, सॉरी डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। पर जैसे ही हम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम उसको कूल डाउन करने लगेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पानी का जो डेंसिटी होगी वो कम होने लग जाएगी, ठीक है, समझ गया। तो देखो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। देखो आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस जो है वो वाटर से लाइटर है। ऐसा क्यों है, मैंने आपको बोला जब पानी को हम 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेट करते हैं तब उसकी डेंसिटी, उसका वज़न कम हो जाता है, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब सपोज़ हमने ग्लास में इतना पानी रखा है, ठीक है, सपोज़ हमने ग्लास पे इतना पानी रखा है, फिर अगर हम उसको फ्रीज़र में देंगे तो आप देखोगे कि पानी फ्रीज़ होके यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए आइस जो है वो वाटर से लाइटर है, ठीक है। अभी वाटर की एनोमलस बिहेवियर क्या है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब अजीबोगरीब वाटर के बर्ताव। फर्स्ट उसका बर्ताव क्या है कि जब हम आइस को, सॉरी इसका क्या है एनोमलस बिहेवियर, देखो जब हम वाटर को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कूलिंग के लिए रखते हैं तो उसकी डेंसिटी मतलब उसका वज़न बढ़ने लगता है, जैसे कि सब लिक्विड्स के होते हैं। लेकिन जब हम उस वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेट करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी यानी कि उसका वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका क्या मतलब है कि पानी का जो वज़न है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक ही मैक्सिमम है। अगर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया तो उसका वज़न धीरे धीरे कम होने लगेगा और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, यानी कि उसका स्पेस जो भी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा वो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है तब वो
एक्सपांड होता है। एक्सपांड मतलब सपोज एक ग्लास में पानी रखा है, वो पानी इधर तक है, तो जब हम उसको 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या करेंगे, टेम्परेट करेंगे, तब वो टेम्परेट होके उसका वॉल्यूम इंक्रीज होके वो यहाँ तक आ जाएगा। इसे ही हम पानी का एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। ये फर्स्ट एनोमलस बिहेवियर है। सेकेंड एनोमलस बिहेवियर क्या है कि जब हम आइस मतलब जब हम पानी को आइस बनने के लिए रखते हैं फ्रीज़र में, तब वो वाटर में जो आइस है वो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से फॉर्म होना शुरू होता है। सपोज हमने पानी को रखा आइस बनने के लिए, तो सबसे पहला रीजन कौन सा रीजन आइस बनेगा, बॉटम वाला कि टॉप वाला? तो ऑब्वियसली जब भी पानी आइस में कन्वर्ट होगा तब वो टॉप साइड पहले उसकी ठंडी होगी, पहले वो बर्फ़ बनेगा। ठीक है, स्नोवी रीजन भी वैसे आपने देखा है ना कि अगर आप ऊपर वाला स्नो ऐसे खोद दो तो पीछे आपको ठंडा पानी मिलता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, उसके नीचे 1 डिग्री, -1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसे ही हम एनोमलस बिहेवियर कहेंगे। और भी कुछ वाटर के प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर ए, कंटेनर बी। कंटेनर ए पे क्या दिख रहा है कि हमने पानी के अंदर आलू डाला है, पोटैटो डाला है, और वो फुल्ली क्या हो गया है, वेट की वजह से वो पानी के अंदर पानी में क्या हो गया है, पानी के अंदर क्या कहते हैं उसको, डूब गया है। ठीक है, मतलब वो फ्लोट नहीं कर रहा, पानी के अंदर वो सिंक हो गया है। जैसे ही हमने पानी के अंदर सॉल्ट का सॉल्यूशन सॉल्ट उस पानी में ऐड किया, उसको मिक्स किया, और जैसे ही हमने वही पोटैटो ऊपर डाला तो बी कंडीशन में क्या होने लगा, वो पोटैटो का जो वज़न है, वो वज़न कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा वाटर को, वो सीधा पोटैटो उसके ऊपर फ्लोट करने लगा। ऐसा क्यों है? देखो, हमारे पास 3 कारण हैं इस चीज़ के। फर्स्ट है सॉल्यूट, सेकेंड है सॉल्वेंट एंड थर्ड है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इन तीनों चीज़ों का वाटर के प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है? सॉल्यूट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है ऐसा नहीं है, मतलब सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एक डिज़ोल्वेबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो सॉल्यूट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होता है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब क्या है? हाँ, तो देखो, जो सॉल्यूट मतलब समझ में आ गया, ऐसा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होता हो उसे सॉल्यूट कहते हैं। अभी सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जिस सब्सटेंस में सॉल्यूट डिज़ोल्व होता हो, जिस सब्सटेंस में सॉल्यूट डिज़ोल्व होता हो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे कि सॉल्यूट हो गया सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट डिज़ोल्व होता है। देन सॉल्वेंट हो गया वाटर, वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, इसलिए वाटर हो गया सॉल्वेंट। क्योंकि देखो ना, हम कहते हैं ना वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सब चीज़ें क्या हो सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है तब उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जब सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा और जो मिक्सचर तैयार होएगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, पानी के कौन कौन से यूजेस है? तो फर्स्ट पानी का यूज़ क्या है? देखो, फर्स्ट यूज़ क्या है? वाटर इज़ यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इज फ्लूइडिटी। देखो, वाटर की फ्लूइडिटी की वजह से वाटर किसी भी जगह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वाटर मतलब कि पानी एक ग्रेट हाइट से जब नीचे गिरती है तो उस चीज़ को हम उस टाइम पे जब पानी जो है, सपोज़ ये अपना माउंटेन है, ये अपना क्या बोलते हैं, लेक है, जब पानी यहाँ से ग्रेट हाइट से नीचे गिरेगी तो उसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेगा जनरेटर की मदद से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट यूज़। सेकेंड यूज़ क्या है कि वाटर जो है वो एक बेस्ट कूलेंट है। देखो, कूलेंट मतलब क्या? बेस्ट कूल करने के लिए चीज़ें। जब गाड़ी चलाते चलाते मोटर व्हीकल्स गर्म हो जाते हैं, उनका इंजन गर्म हो जाता है, तो वाटर एक गुड कूलेंट है उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है,
देखो, और एक पॉइंट है कि वाटर जो है वो क्लीनिंग के लिए यूज़फुल होता है। और फोर्थ आप और भी डाल सकते हो कि वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, इस सॉल्वेंट को फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज, फूड स्टफ्स इनमें यूज़ होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब डाइजेशन, एक्सक्रीशन के लिए वाटर यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इनको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये था वाटर तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, सॉरी गलती से इधर एयर डाल दिया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंड पढ़ेंगे हम, गलती से मैंने इधर एयर डाल दिया है, एक्चुअली इधर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंड आएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल का टेक्सचर क्या है। ठीक है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस साइज इन इट। देखो, सॉइल में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स रहते हैं, उसका टेक्सचर डिफरेंट रहता है। ठीक है, और उसके मतलब जो भी साइजेस होते हैं वो वेरियस साइजेस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सैंडी सॉइल, मतलब सॉइल के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में जो है उसके पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स सैंडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो सैंडी सॉइल में जल्दी रैपिडली मतलब फास्ट एंड फास्ट ड्रेन हो जाता है। और इस सॉइल को इजीली हम प्लव कर सकते हैं, मतलब इसको इजीली हम उसमें खेती कर सकते हैं, मतलब इजीली इसको खोद सकते हैं। और इसके पार्टिकल्स मतलब ये इसके पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हुए भी इतना इजी क्यों होता है इसको, मतलब क्या बोलते हैं इसको प्लव करने के लिए, क्योंकि ये सॉइल जो बना रहता है वो एक मिनरल से बना रहता है जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं। एक मिनट, सिलिकॉन रहता है, ठीक है, उसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज या क्वार्ट्ज, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये है उसका टेक्सचर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिल्ट सॉइल। देखो, सिल्ट सॉइल का जो पार्टिकल्स रहते हैं वो मीडियम साइज के रहते हैं। ठीक है, वो सैंडी सॉइल जितना प्लवेबल नहीं रहता, पर क्ले सॉइल से ज़्यादा प्लवेबल रहता है। सिल्ट सॉइल को सेडिमेंट्री सॉइल भी कहते हैं। इतना पिंक वाले पॉइंट्स, जितने भी आपको पिंक पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आप लिख लीजिए, क्योंकि उनको मैंने हाईलाइट सिर्फ आपके लिए ही किया है। देखिए, ये है सिल्ट सॉइल का इमेज। ठीक है, ये क्ले सॉइल से ज़्यादा प्लवेबल रहता है। देखो, क्ले सॉइल में क्या रहता है, क्ले सॉइल में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, और मैक्सिमम जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम टच कर सकते हैं। और इस सॉइल में वाटर को होल्ड करने की ज़्यादा कैपेसिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉइल के स्ट्रक्चर। सॉइल के 4 या फिर उससे ज़्यादा भी स्ट्रक्चर है। देखो, फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसके डिफरेंट शेप्स बोले तो फर्स्ट आता है कॉल्यूमिनर, जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, इसको हम कॉल्यूमिनर बोलेंगे। सेकेंड, लैमिनार, ग्रैन्युलर एंड ब्लॉक्ड शेप। ठीक है, ये इनका शेप्स है और इनके शेप्स के ऊपर ही इनका टेक्सचर तैयार होता है या फिर इनका स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये है कॉल्यूमिनर, ये है ग्रैन्युलर, ये है लैमिनार और ये है ब्लॉक्ड शेप। ठीक है, लिख के लेना है ये स्लाइड वीडियो स्टॉप करके। अब इस सॉइल स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, एक गुड सॉइल का एडवांटेजेस क्या होता है ये भी आपको लिख के लेना पड़ेगा, ये पूरा स्लाइड। देखो, क्यों इम्पोर्टेंस है, रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर सॉइल अच्छा रहेगा, उसका कंडीशन अच्छा रहेगा, तो रूट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट्स ऑफ वाटर ग्रो वेल। देखो, अगर सॉइल अच्छा रहेगा तो वाटर ड्रेनेज अच्छा रहेगा, और जिसकी वजह से रूट्स, प्लांट्स के जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अभी सॉइल के यूजेस क्या है, सॉइल का फर्स्ट यूज़ है प्लांट कंजर्वेशन। प्लांट कंजर्वेशन मतलब सॉइल का फर्स्ट यूज़ है कि सॉइल में प्लांट्स ग्रो होते हैं और वो सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने में
हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड है यूज़ ऑफ सॉइल है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मतलब क्या है कि सॉइल के पास कैपेसिटी रहती है कि वो पानी को होल्ड कर सके। कैसे होल्ड कर सकता है पानी को? बर्न्स या लेक्स, डैम्स, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, इस सब की मदद से क्या कर सकता है? सॉइल सॉइल पानी को रोक सकता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। सॉइल को हम जो मर्जी शेप हम दे सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को प्लास्टिसिटी कहते हैं। हम प्लास्टिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बना सके प्लास्टिसिटी मतलब सॉइल की मदद से। ये स्लाइड लिख के लेना है वीडियो स्टॉप करके। नेक्स्ट यूजफुल सॉइल टाइप्स कौन कौन से हैं? चाइना क्ले। चाइना क्ले क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है। शाडू सॉइल जो है वो स्टैचूज यानी कि मूर्तियाँ बनाने के लिए, आइडल्स बनाने के लिए काम में आता है। टेराकोटा सॉइल जो है वो डेकोरेटिव आर्टिकल्स मतलब सजावटों के लिए घर पे जो डेकोरेटिव आइटम्स रहते हैं वो सब टेराकोटा सॉइल से बनता है। मुल्तानी सॉइल जो है वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। वन मोर थिंग फॉर चाइना क्ले जो है, चाइना क्ले जो है वो एक इंडस्ट्रियल मिनरल है। उसको हम काओलिनाइट कहते हैं, ठीक है। वो चाइना में काओलिनाइट चाइना में पाया जाता है, इसलिए उसको हम चाइना क्ले कहते हैं, ठीक है। देखो यूजेस ऑफ सॉइल में देखो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि पॉट, मटका, चाय का कप, ठीक है। इन सारे सॉइल की मदद से हम इतना कुछ बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सॉइल टेस्टिंग। सॉइल को टेस्ट क्यों करना चाहिए? ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही है कि सॉइल टेस्टिंग के लिए हमें क्यों चाहिए, या फिर ऐसा भी आता है व्हाई इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है, तो आपको ये आंसर लिखना है, ये स्लाइड लिख के लेना है। During soil testing, the soil is examined for color, texture, and the proportion of organic matter in it. Soil is tested to find out if there is a deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. देखो जब हम सॉइल को टेस्ट करते हैं तब सॉइल में क्या एग्जामाइन होता है कि उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर्स है, कितना परसेंट उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स है, ठीक है। सॉइल को हम टेस्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि उस सॉइल में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं, डेफिशिएंसी मतलब किसी इंग्रेडिएंट की कमी तो नहीं, और अगर रहेगी भी तो हमें क्या करने मतलब क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे उस कमी को निकालने के लिए। उस सॉइल में क्या हम केमिकल्स ऐड कर सकते हैं या फिर क्या हम उसका केयर कर सकते हैं कि हम उस डेफिशिएंसी को कम कर सकें, ठीक है। ये रहता है सॉइल टेस्टिंग के इम्पोर्टेंस। सेकेंड, कॉजेज ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल। डिमिनिश्ड सॉइल मतलब सॉइल कैसे खराब होता है, उसके क्या कारण हैं। तो फर्स्ट कारण है सॉइल कब खराब होता है, जब सॉइल का पीएच सिक्स मतलब जब सॉइल का पीएच 6 से कम या 8 से ज़्यादा रहता है तब सॉइल खराब होता है। सेकेंड, लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब सॉइल में कम ऑर्गेनिक मैटर मतलब कम अच्छे पदार्थ बचे रहते हैं तब सॉइल खराब रहता है। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, प्रॉपर वाटर ड्रेनेज नहीं होता है, ठीक है। थर्ड, ए रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप। एक ही क्रॉप को बार बार उगाना, उसकी वजह से सॉइल ख़राब हो सकता है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सलाइन वाटर, बार बार हम खेतों में सलाइन वाटर डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ये सब डालते डालते सॉइल ख़राब हो सकता है। देखो वही है केमिकल फर्स्ट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सलाइन वाटर, ये सब डालते डालते सॉइल ख़राब हो सकता है, ठीक है। अभी देखो डिफरेंट सॉइल्स के डिफरेंट पीएचेस हैं। फर्स्ट सॉइल है एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल का पीएच जो है वो 6.5 से कम होता है, ठीक है। पिछले वाला स्लाइड जो था वो आपको लिख के लेना है, ठीक है। बैक साइड करके 10 सेकेंड्स बिफोर करके वो डिमिनिश्ड वाला लिखना है आपको। सी अभी पीएच वाला भी लिखना है आपको। एसिडिक सॉइल का पीएच जो है वो 6.5 से कम रहता है। न्यूट्रल सॉइल का पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 तक रहता है, और अल्कलाइन सॉइल जो है उसका पीएच 7.5 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। और एक बात जो आपको पता नहीं है कि वर्ल्ड सॉइल डे,
ये कब होता है, क्या आप बता सकते हैं वर्ल्ड सॉइल डे? अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करना है मुझे कि वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है, ठीक है? तो देखो मैं ही आपको बता देती हूँ, वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो 5 दिसंबर को होता है। किन किनों ने कमेंट सेक्शन में, मतलब किन किनों ने ये मेरा 5 दिसंबर दिखाने से पहले ही आंसर दे दिया है, अपना नाम कमेंट कीजिएगा, ज़रूर मैं चेक करूँगी, ठीक है? तो वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है? 5 दिसंबर को होता है, ठीक है? 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे क्यों मनाते हैं? ताकि जो भी एफर्ट्स लगे सॉइल को कंजर्वेट करने के लिए, मतलब सॉइल को अच्छा करने के लिए, उन एफर्ट्स, ताकि 5 दिसंबर को हम सॉइल को अच्छा करने के लिए हमारे एफर्ट्स लगाएं, ठीक है? तो थैंक यू। इसी तरह से हमारा 3rd चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होता है, ठीक है? ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। That's it for today. Thank you. Bye bye. And if you like the video, please subscribe and share it to your friends. We will meet on the next chapter of science.